बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। डियर ऑडियंस, एक बार फिर डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। एक्चुअली हमने 24 नवंबर को एक वेबिनार अरेंज किया था यूपीएससी के उन्वान पर। आप लोगों में से बेशतर लोगों ने वो वेबिनार अटेंड किया होगा, उससे आपने इस्तेफादा किया होगा। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, क्यों है और कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। तो ये ख्याल मेरे दिल में कैसे आया कि इस मौजू को मौजू बहस बनाया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये वन ऑफ मेरा जुनून है, वन ऑफ मेरा मिशन है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं, मैं जब अपने कौम और मिल्लत में बच्चों को देखता हूं, तो उनके करियर ऑप्शंस जो होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, हमको पायलट बनना है। लेकिन बहुत कम बच्चे इस तरफ हमको कहते हैं इस तरह से कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, ये हमारा ख्वाब यूपीएससी है। जब मैंने तह में जाकर इसकी वजह जानने की कोशिश की तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को इस तरफ अवेयरनेस कम है, यूपीएससी के बारे में मालूमात कम है, या वो यूपीएससी को एक नाकाबिले तस्खीर चीज़ समझते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम उसको कर नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ख्वाब ऊंचा नहीं होगा तो आप अकॉर्डिंगली मेहनत नहीं कर सकेंगे, आप अकॉर्डिंगली अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए कोशिश और जद्दोजहद नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने ये मिशन बनाया, मैंने ये जुनून बनाया। जैसा मैंने अपने वेबिनार में, अपने पुराने वीडियोज़ में आपसे कहा कि मेरा भी एक जुनून था, मेरा भी एक शौक़ था, मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं यूपीएससी क्लियर करता, मैं यूपीएससी क्वालिफाई करता। लेकिन क्योंकि मुझको बर वक्त गाइडेंस नहीं मिल सका, मुझ में भी अवेयरनेस नहीं था, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझता था, इसलिए मैंने अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशें इस तरफ मैं अपने आप को लगा नहीं सका। तो अब मैं अपने इस ख्वाब की ताबीर इस तरह चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कौम के बच्चों को यूपीएससी के बारे में अवेयरनेस दूं, यूपीएससी के बारे में गाइडेंस दूं, और हम अपने बच्चों को, अपने कौम के बच्चों को अपने मुल्क की तामीर में यूपीएससी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ राग़िब करें और तैयार कर सकें। तो आइए आज हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, बहुत बुनियादी बातें हम इस टॉपिक के बारे में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूपीएससी। उसके बाद हम बात करेंगे Why to attract towards the UPSC एग्जाम, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज यूपीएससी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास ए ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करती है, और उसके जरिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स को क्वालिफाई बनाती है, या जो स्टूडेंट ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में कब हुआ था, तो मैं आपको बताऊं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यानी हमारी फ्रीडम से भी पहले यह कमीशन इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका था। तो जिस कमेटी ने, जिस बॉडी ने इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया था बाकायदा, उसके चेयरमैन थे सर रॉस बैस्कर। तो सर रॉस बैस्कर की चेयरमैनशिप में इस एक कमेटी ने यूपीएससी का इंडिया में बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट किया था, और 1926 से ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बाकायदा अपना काम अंजाम दे रही है। तो अगर हम बात करें कि यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 10 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ये चेयरमैन का और इन तमाम मेंबरान का डायरेक्ट सिलेक्शन या नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इनकी अगर आप ड्यूरेशन ऑफ सर्विस की बात की जाए तो इनका 6 ईयर का ड्यूरेशन होता है। 6 ईयर्स तक एक मेंबर या एक चेयरमैन अपनी जगह पर, अपनी पोस्ट पर बाकी रहता है, कायम रहता है, या तो फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट और टू नॉमिनेट मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली द अथॉरिटी टू रिमूव द मेंबर्स और टू रिमूव द चेयरमैन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ यूपीएससी। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं और उनके चेयरमैन होते हैं, उनकी सर्विसेज किसके जरिए गवर्न की जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1969 के जरिए इन मेंबर्स की और चेयरमैन की सर्विसेज गवर्न की जाती है। अगर सैलरी की भी बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि
चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सैलरी अप टू 6 पे कमीशन 90,000 या 1 लाख रुपीस के आसपास होती थी, लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कमीशन की सैलरी होती है 2.5 लाख और मेंबर्स की सैलरी होती है 2.25 लाख। तो जैसा कि हमने बात की कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो अगर हम बात करें दायरे अमल की कि यूपीएससी किन किन सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है या अपने यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कौन कौन सी सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूपीएससी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए दोनों तरह की सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है और कैंडिडेट्स ग्रुप 1 ऑफिसर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वो क्या इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जिसके जरिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को सर्विसेज मिल सकती है या यूपीएससी उन सर्विसेज के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताऊं कि ऐसी कुल 24 सर्विसेज हैं जिनके जरिए यूपीएससी कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है या रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल करती है। हम लोगों का आम कंसेप्ट ये होता है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो कहीं कलेक्टर बनेंगे, कहीं कमिश्नर बनेंगे, कहीं सेक्रेटरी बनेंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसी 24 ऐसे सर्विसेज है जिसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है और यूपीएससी कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है एग्जाम्स कंडक्ट करने के बाद। तो वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज उनमें से क्या क्या है? आईएएस, मतलब यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप क्या बन सकते हैं? तो आप बन सकते हैं आईएएस, आप जा सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आप जा सकते हैं आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, आप जा सकते हैं आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, आप जा सकते हैं आईडीएस इंडियन डिफेंस सर्विसेज में और आप जा सकते हैं आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज में। तो ये वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिसकी तरफ आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद इन सर्विसेज में आपको क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 दिसंबर 2022 को एक डिसीजन लिया कि 2023 के बाद से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में भी जो ग्रुप 1 ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होगा वो यूपीएससी के एक स्पेशली डिजाइन एग्जाम के जरिए होगा। तो इस तरह इस लिस्ट में एक और सर्विसेज का इजाफा हो गया, मतलब आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। आप इन तमाम सर्विसेज में ग्रुप 1 ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर की जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, क्रैक करने के बाद आपको 24 सर्विसेज में क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है। तो ये क्या चीज होती है जो डिसाइड करती है कि आपको इन तमाम सर्विसेज में से, आईएएस में से, आईआरएस में से, आईपीएस में से वगैरह वगैरह कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सी सर्विसेज में आपको खिदमत अंजाम देने का मौका मिलेगा। तो यह आपका रैंक डिसाइड करता है, आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। आपके रैंक्स जितने अच्छे होते हैं उतनी आपको अपर सर्विसेज मिलती है, अपर लेवल की सर्विसेज मिलती है और आईएएस से स्टार्ट होता है और आप जैसे जैसे आपके रैंक्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप सर्विसेज की लिस्ट में नीचे की तरफ जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीएससी के लिए क्या है। तो यूपीएससी के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम। हमसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या आयुष डॉक्टर्स, बीएएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस डॉक्टर्स भी यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम में शरीक हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है डेफिनेटली शरीक हो सकते हैं, क्योंकि आप भी ग्रेजुएट हैं मेडिसिन के, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, इसलिए आप यूपीएससी एग्जाम में बिल्कुल शरीक हो सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के लिए हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने बताया कि आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका इंडियन होना जरूरी है। अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो ही आप यूपीएससी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। नॉन इंडियन यूपीएससी एग्जाम के लिए, एनआरआई यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम एज लिमिट की बात करें कि यूपीएससी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है। अगर आपकी उम्र 21 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है तो आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं,
आप नेशनलिटी वाइज इंडियन है और आपकी उम्र 21 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है तो आप यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है, मतलब 32 ईयर्स तक ही स्टूडेंट कैंडिडेट यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अगर उसने 32 ईयर्स क्रॉस कर दिया ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट ने तो नाउ ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग यूपीएससी एग्जाम। अगर हम ओबीसी या डिसेबल्ड कैंडिडेट की या डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगर हम एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है। अब क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर अटेम्प्ट कितने दिए जा सकते हैं, हर एक का ये एक परसेप्शन है कि यूपीएससी बहुत मुश्किल एग्जाम है, तो कैंडिडेट उसकी तरफ बढ़ने से पहले ही अटेम्प्ट की तादाद हमसे पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स हम यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, कितने बार हम यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं या कितने बार हम यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जनरल कैटेगरी के लिए, ओपन कैंडिडेट के लिए अटेम्प्ट की मैक्सिमम लिमिट 6 है, मतलब वो 6 टाइम तक यूपीएससी एग्जाम दे सकता है। अगर ओबीसी कैंडिडेट की या डिसेबल्ड कैंडिडेट की या डिफेंस सर्विसेज कैंडिडेट की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 अटेम्प्ट तक यूपीएससी एग्जाम दे सकता है। अगर हम एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए अटेम्प्ट की कोई कैद नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं अप टू द एज ऑफ 37 ईयर्स। तो यह आपने समझा कि एज लिमिट क्या है और यह आपने समझा कि अटेम्प्ट कितने दिए जा सकते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उनमें ओबीसी और कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अच्छी खासी तादाद होती है। उसकी वजह यही है कि उनको जो लिमिटेशन में है थोड़ा रिलैक्सेशन है। ओपन कैंडिडेट सिर्फ 6 टाइम अपीयर हो सकता है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है यूपीएससी एग्जाम से। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट और डिसेबल्ड कैंडिडेट और डिफेंस सर्विसेज से कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट्स तक उसमें अपीयर हो सकता है। उसी तरह एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन इस तरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनके लिए अटेम्प्ट की कोई कैद नहीं है, वो जितनी बार चाहे उसमें अपीयर हो सकते हैं जब तक कि वो अपनी उम्र के 37 ईयर्स क्रॉस नहीं कर लेते। तो ये याद रखने की बात है। 6 अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, अगर आपने यूपीएससी को जुनून बनाया है तो मेरा ये मानना है कि आप 2 साल की तैयारी में 2 से 3 अटेम्प्ट में यूपीएससी पास कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये भी होती है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के 3 मराहिल हैं। यूपीएससी एग्जाम में सबसे पहले प्रीलिम्स देने होते हैं, उसके बाद मेंस देने होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज का मरहला होता है। और इसमें एक दिक्कत ये आती है कि आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेन के लिए क्वालिफाई किए, आपने मेंस भी क्लियर किया, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए, आप पर्सनालिटी टेस्ट में अगर रिजेक्ट हो गए या डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको फिर दोबारा सिर्फ इंटरव्यू में अपीयर नहीं होना है, आपको दोबारा फिर प्रीलिम से आना है। ये यूपीएससी एग्जाम को ज़रा मुश्किल बनाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके इल्म में ये बात है कि आपका जो इंटरव्यू है वो एक्चुअली आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जो मेंस क्लियर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वो बहुत टेंस होकर जवाब देते हैं और यही उनका टेंशन उनके जवाबात की क्वालिटी को कम कर देता है और वही उनका सिलेक्ट ना होने का सबब बन जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। आपका नॉलेज का टेस्ट तो आपका प्रीलिम्स है, आपका मेंस है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपका नॉलेज उन्होंने चेक कर लिया, आपने प्रीलिम पास कर लिया, आपने मेंस पास कर लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ये बात का अंदाज़ा है कि आप क्वालिफाई है, आप काबिल है, आप एलिजिबल हैं। अब वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं इंटरव्यू के जरिए और उसमें आपको ये करना होता है कि आप उनके क्वेश्चन को किस तरह फेस करते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको परफेक्ट जवाब मालूम है आप उसको परफेक्टली जवाब दीजिए। जिस क्वेश्चन के बारे में आप डाउटफुल हैं उसके बारे में आप अपने डाउट का इजहार करिए कि आई एम नॉट श्योर बट मेरा मानना यह है कि इसका जवाब इस तरह हो सकता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको इल्म नहीं है आप ईमानदारी के साथ ये तस्लीम कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ कि इस सवाल का जवाब मुझको नहीं मालूम है या मुझको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह वो ये देखना चाहते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक है या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं है। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये एहसास होता है कि आपको अपने
अपनी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है, या आपको आप पर एतमाद नहीं है, या आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सवाल मुझको मालूम नहीं है, तो मुझको अपने लैक ऑफ नॉलेज का या अपनी ला इल्मी का इजहार खुलकर करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी यूपीएससी के बारे में। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो यूपीएससी के ताल्लुक से, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए। इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में उसके तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।